हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अमृता और आप सभी देख रहे हैं टारगेटेड 1। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। आप सभी को पता है कि ये भर्ती ऐसी भर्ती है जो लगातार चलने से पहले 2 कदम पीछे हट जाती है। ऐसा क्यों होता है और क्या है इससे ऐसे मुद्दे जो इसे बार बार आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, आज हम उन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो जाने क्या है आज खास। आज आप जानेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, तो कैसे हुआ इस मुद्दे को हम जानेंगे। फिर हम बात करेंगे हाई कोर्ट ने यूजीसी एक्सपर्ट को सौंपे प्रश्न। फिर बात करेंगे हाई कोर्ट के फैसले के बाद तुरंत रोकी गई काउंसलिंग। और लास्टली हम देखेंगे परीक्षा अधिकारियों पर गिरी गांच। तो ये जो टॉपिक थे सर्टेन, इनके बारे में हम काफी गहन चिंतन करेंगे। गाइस, हम चिंतन वर्ड इसलिए यहाँ पे यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ जो जितने भी टॉपिक हैं बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है आपकी भर्ती को लेकर के। तो जितने भी कैंडिडेट्स या जितने भी ऐसे बच्चे जो इस भर्ती में अपियर हुए थे, पास नहीं हो पाए, 1-2 नंबर कम हो गए, या फिर ऐसे कैंडिडेट्स जो सेलेक्ट हो चुके हैं, बस काउंसलिंग सेंटर पे पहुंचकर नियुक्ति पत्र पाने ही वाले थे, या फिर वो सारे अभ्यर्थी जिन्होंने एग्जाम पास किया, 90-97 पे पास किया, लेकिन किसी वजह से जो मेरिट लिस्ट थी उनका नाम नहीं आया, उन सभी की जो भर्ती के मुद्दे हैं, ये जिन पे हम अभी डिस्कशन करने जा रहे हैं, ये सारे मुद्दे उनके खुद की जो भर्ती की लाइफ है उससे रिलेटेड है। अब कैसे रिलेटेड है, चलिए आइए जानते हैं। सबसे पहले गाइस बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती ओबीसी का बहुत ज्यादा हुआ नुकसान। तो ये कैंडिडेट्स जितने भी हैं ओबीसी के, उनका नुकसान कैसे हुआ, ये जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इस भर्ती में एग्जैक्टली हुआ क्या है और किस बेसिस पे निकला था आपका मेरिट। तो गाइस, ये समझने से पहले आप सभी को एक चीज जानना जरूरी है कि जो ओबीसी का जो लोवेस्ट मेरिट था वो था 66.7, और जो जनरल का था वो था 67.1, और जो ओबीसी SC ST का था वो था 61.5। अब जरा देखिए इनके बीच में डिफरेंस क्या है। बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, और यहाँ देखिए यहाँ डिफरेंस कितना ज्यादा है। तो क्या किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास थोड़ी सी भी कॉमन सेंस हो, वो यहाँ से देख सकता है कि कहाँ पे ओवरलैपिंग हुई है, कहाँ पे नहीं। और ये जो टेक्निकल टर्म जो इसको दिया जाता है, जो इस भर्ती में अप्लाई किया है, उसे हम टेक्निकली एमआरसी के नाम से जानते हैं। तो जाने क्या है एमआरसी और क्या किस तरीके से यहाँ पे एमआरसी लगाकर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है ओबीसी के अभ्यर्थियों का। तो चलिए देखें। तो गाइस, सबसे पहले ये चीज हमें जानना जरूरी है कि ये जो भर्ती थी इसमें एमआरसी का प्रयोग हुआ, एमआरसी लागू किया गया। एमआरसी मीन्स होता है, एमआरसी का जो फुल फॉर्म होता है वो मेरिटोरियस रिजर्व्ड कैटेगरी, ठीक है ना। ये क्यों अप्लाई किया जाता है, इसका अप्लाई करने का मकसद क्या होता है, ये भलाई के लिए होता है स्टूडेंट्स की। ऐसे बच्चे जो कैंडिडेट्स चाहते हैं, ऐसे अभ्यर्थी जो चाहते हैं कि उन्हें अपना होम डिस्ट्रिक्ट मिले, उनके लिए भर्ती बहुत अच्छी थी। ऐसे कैंडिडेट्स जो ओबीसी के थे, जिन्हें जनरल कैटेगरी में जाकर फाइट करना था, और इससे क्या होता था कि जनरल को हानि होती थी। लेकिन इस भर्ती में क्या हुआ कि ऐसे कैंडिडेट्स जो ओबीसी तो थे और जनरल कैटेगरी में फाइट करने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपना होम डिस्ट्रिक्ट डाला हुआ था, तो उन अभ्यर्थी को होम डिस्ट्रिक्ट दिया गया। ये उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत अच्छी बात हुई, ठीक है ना। ये तो अच्छी बात हुई, आपने देखा। पर वो अभ्यर्थी जिन्हें रिजर्व कैटेगरी के अंदर आकर ये जॉब लेनी थी, उन बच्चों के लिए खासा नुकसान हुआ। कैसे नुकसान हुआ, चलिए देखते हैं इस सब चीजों को। काफी जो सेंसिटिव मैटर है गाइस, इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम यहाँ स्पेंड करना पड़ेगा अपना। तो प्रॉब्लम क्या थी एग्जैक्टली गाइस कि फॉर एग्जांपल आपकी जो भी सीटें थी 10% या 50%, आपको पता है 50% जो कैटेगरी थी, 50% जो कोटा था वो जनरल कैटेगरी का था, ठीक है ना। और यहाँ पर जो थे 27% जो थे ओबीसी थे। अच्छा, ऐसे बच्चे जिन्होंने अपना होम डिस्ट्रिक्ट डाला था और जिनका मेरिट काफी अच्छा था, वो जनरल कैटेगरी में जाके फाइट करने वाले थे। तो इससे क्या होता है कि जनरल की एक सीट खत्म हो जाती, और जो मेरिटोरियस चाइल्ड है वो वहां से हट जाते, मेरिटोरियस कैंडिडेट्स वहां से हट जाते, और उसकी जगह एक ओबीसी जाकर के जनरल की सीट कवर कर लेता। इससे फायदा क्या होता, इससे फायदा पहुंचता ओबीसी वालों को और नुकसान होता जनरल कैंडिडेट्स को। अच्छा, ये जो भर्ती हुई है, इससे क्या हुआ है कि जब आपका यहाँ पे एमआरसी लागू हुआ है तो बच्चे को होम डिस्ट्रिक्ट तो मिली है, लेकिन जिस बच्चे को ओबीसी के यहाँ जाकर जनरल में फाइट करना चाहिए था, वो बच्चा वापस रिटर्न होकर ओबीसी में आ गया। और ओबीसी में आने के बाद क्या हुआ, इसने यहाँ से सीट कवर कर ली ओबीसी की। और जब उसने ओबीसी की सीट कवर कर ली है, तो जो अदर कैंडिडेट यहाँ पर आकर के, जिसको जॉब मिलनी चाहिए थी ओबीसी के अंडर आकर के, वो वहां पर नहीं मिली।
तो अब आप, आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा एमआरसी का चक्कर, ठीक है ना। एमआरसी होती क्या है, किस तरीके से लागू किया गया है, यहाँ पर आपने बखूबी समझा। अच्छा, अब बात करते हैं कि इससे फायदा किसको हुआ। इससे फायदा हुआ एमआरसी से गाइस, जो सबसे बड़ा फायदा हुआ था वो जनरल कैटेगरी को हुआ था। कैसे? ये जो जनरल कैटेगरी है, कई लोगों को मन में कंफ्यूजन होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन जनरल, ओबीसी एंड एससी एसटी। कई बच्चे के मन में ये दिमाग आता है कि जो ठाकुर है, ब्राह्मण है, उन्हें हम जनरल के नाम से जानते हैं। तो नो गाइस, ऐसे बच्चे जिन्हें रिजर्वेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, जो जिन्हें रिजर्वेशन, जो रिजर्व कैटेगरी के अंदर नहीं आते, उन सारे बच्चों को हम जनरल कैटेगरी में रख सकते हैं। जिन्हें रिजर्वेशन की जरूरत ना पड़े उन्हें हम जनरल कहा जाता है उन्हें, ठीक है ना। कैसे नहीं जरूरत पड़ेगी? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ये जो कैटेगरी रखी गई थी 90-97 की, ठीक है ना, तो 90 जो बच्चे पास थे ले आकर, जो बच्चे 90 ले आकर पास थे, वो आपके आ जाते हैं जनरल कैटेगरी में, नहीं सॉरी, वो आ जाते हैं आपके ओबीसी और एससी एसटी कैटेगरी में। लेकिन जो बच्चे 97 लेकर पास थे, भले वो ओबीसी थे, लेकिन वो जनरल ही माने जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपना जो जनरल का जो कैटेगरी था वो क्रॉस कर दिया। जो ओबीसी का कैटेगरी था, ओबीसी का जो बॉर्डर लाइन था, उन्होंने को क्रॉस करके अपने आप को जनरल प्रूव करा, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी क्लियर अबाउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जनरल, ओबीसी एंड एससी एसटी, ठीक। तो एससी एसटी आपका वो कैटेगरी है जिनमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स आते हैं, और ओबीसी है अदर बैकवर्ड कास्ट, जिसमें अनुसूचित अन्य पिछड़ा वर्ग आता है, ठीक है। और जनरल आपका है ठाकुर ब्राह्मण तो आते ही है, पर वो बच्चे भी इसके अंदर आते हैं जिन्हें रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना ही होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो अब आपने सीखा कि एमआरसी होता क्या है, किस तरीके से यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है ओबीसी को, यानी कि पिछड़ा वर्ग को। और गाइस, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसलिए क्योंकि आपको पता है कि जनरल को यहाँ टोटल 50% सीट मिलती है, ठीक है, और ओबीसी को यहाँ मिलती है 27% सीट, और जो आपका 21% कोटा है वो आपको मिलता है एससी एसटी कैंडिडेट्स को, ठीक। अब जानने वाली बात यह है कि अगर इन दोनों को मिलाकर भी देखा जाएगा इस, तो जो 50% है रिजर्व कैटेगरी, ये बहुत ज्यादा है। तो अगर यहाँ से बच्चे यहाँ चले जाते जनरल कैटेगरी में भी, तो कोई ज्यादा लॉस नहीं उठाना पड़ता जनरल कैंडिडेट्स को। हालांकि जो बच्चे जनरल होंगे उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, वो उल्टे सीधे कमेंट भी करेंगे कमेंट बॉक्स में। लेकिन गाइस, जरा जो भी कैंडिडेट्स है जनरल, वो जरा थोड़ा सा जो चीजों को इंसानियत की तरफ मोड़ करके देखिए। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें सच में इस जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत थी, जिन्हें आपकी इस 27% की कैटेगरी जो बहुत कम है, 50% के आगे, यहाँ से निकलकर आपके जनरल में जाना चाहिए था, वो नहीं जा पाए और उन्हें इस जॉब से हाथ धोनी पड़ी। तो कितना बड़ा नुकसान है ओबीसी और एससी एसटी कैंडिडेट्स को तो खाली छोड़ दीजिए, क्योंकि उनकी सीट खाली चली गई, पर ओबीसी को सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था इस भर्ती में, क्योंकि सब जानते थे कि सबसे ज्यादा ओबीसी ही पास है, और ओबीसी जब रिटर्न करके अपनी कैटेगरी में आ गया तो बहुत बड़ा लॉस हुआ एक एक बच्चे को। तो एमआरसी बहुत बहुत अच्छी चीज़ है या बुरी है, आप खुद समझदार हैं, आप खुद समझ सकते हैं इस फैक्ट को। तो यहाँ तक थी हमारी इस टॉपिक को लेकर के चर्चा। चलिए दूसरी टॉपिक देखते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा, हाई कोर्ट ने यूजीसी एक्सपर्ट को सौंपे प्रश्न। अच्छा, यहाँ पे आप सभी को ध्यान देने वाली बात है कि कुल 4 प्रश्न थे विवादित, और इन चारों प्रश्नों के ऊपर जो याचिका दायर की गई थी उस पे एक्सपर्ट को, यानी यूजीसी एक्सपर्ट को भेजा गया था ये सवाल, चारों सवाल कि एग्जैक्टली जो क्वेश्चन है उनका आंसर क्या होना चाहिए। क्योंकि कई सारे बुक्स में अलग अलग, क्योंकि राइटर्स अलग हैं, उनका ओपिनियन अलग है, वो उन्होंने कहा किस सोर्स से वो आंसर लिया था ये अलग है। गाइस, ये मुद्दा अलग है, इसको आप बिल्कुल अलग रखिए उस प्रश्न से। आपको पता है 3 प्रश्न जो थे आउट ऑफ सिलेबस आ गए थे, ये मुद्दा अलग है। अच्छा, अब ये भर्ती में इसने कितना बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया भर्ती को घुमाने में, भर्ती को रोकने में, भर्ती को फंसाने में। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर 150 प्रश्न पूरे सही होते और यहाँ पे अगर कैंडिडेट जो होते अपनी मेहनत से पास होते, तो 3 अंक जो कॉमन मिलने होते वो नहीं मिलते, ठीक। अच्छा, 3 कॉमन अंक मिलने का अर्थ क्या हुआ? जिन बच्चों का जितना एफर्ट नहीं था बच्चों का कि 3 नंबर लेकर आ पाए, उनको फ्री का नंबर मिला। मतलब बिना मेहनत के तो नहीं कहा जा सकता, हर एक बच्चा मेहनत करता है, चाहे वो 50 नंबर लेकर आए, चाहे वो 150 नंबर लेकर आए, ठीक है ना। ये यहाँ कहना गलत होगा। तो हर एक मेहनत वाला बच्चा जिसे 3 नंबर यूं ही मिल गया, अगर 3 नंबर बढ़ने से 10,000 जो कैंडिडेट्स हैं वो भर्ती के कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं, इस भर्ती के गोले के अंदर आ जाते हैं, तो कितना बड़ा नुकसान होगा उन बच्चों को जिन्होंने ये 3 नंबर बहुत मेहनत करके एग्जाम में लाए हैं, ठीक।
अब आपने, आई होप आपने बहुत क्लियरली समझ लिया होगा ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट जो मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ। तो 150 में अगर ये सारे प्रश्न, ये जो 3 प्रश्न है आउट ऑफ सिलेबस नहीं होते तो बहुत बड़ा मैटर होता। ये जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इतने पास हुए हैं, ये इतने पास नहीं हुए होते। अब आप जानिए कि कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था उन कैंडिडेट्स को जो अपनी मेहनत से पास हुए थे, क्योंकि 3 नंबर कॉमन मिलने का मतलब है कि कई सारे कैंडिडेट्स जो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर से रह जा रहे थे, वो सारे इस भर्ती की कैटेगरी के, इस भर्ती के गोले के अंदर एंटर कर गए। तो गाइज ये बहुत चिंतनीय विषय था। साथ ही ये भी सबको पता है कि हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्रश्नों पर आपत्ति के बाद दिया था निर्देश कि ये जो प्रश्न है वो यूजीसी के विशेषज्ञों यानी कि एक्सपर्ट के पास जाएंगे। अब एक्सपर्ट एक हफ्ते बाद इसकी जो राय है या जो आंसर करेक्ट है वो शोध कर या जो रिसर्च करके वो बताएंगे कि व्हाट इज द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दीज 4 क्वेश्चंस। ठीक, तो ये चीज यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए आप सभी को, क्योंकि आप सभी मैच्योर हो चुके हैं, शिक्षक बनने वाले हैं। तो ये छोटे छोटे मुद्दे हैं तो बिल्कुल नहीं किसी काम के नहीं है। जो 3 प्रश्न है या जो मैटर जो आपका यहाँ पे फंस रहा है, किसी का कोई महत्व नहीं है। लेकिन जब ये चीज काफी माइन्यूटली देखी जाए तो इन्होंने कितना ज्यादा बड़ा रोल प्ले किया आपकी भर्ती को यहाँ पर फंसाने में। तो ये जो चीज है आपको बहुत गहराई में सोचना है, क्योंकि जब आप एक शिक्षक हैं, जब आप देश के भविष्य को बनाने वाले हैं, उसके देश के भविष्य को संवारने वाले कैंडिडेट्स को जब अपने यहाँ से आप जन्म देंगे, जब अपने यहाँ से आप निकालेंगे इस स्कूल के द्वारा, प्राइमरी स्कूल के द्वारा, क्योंकि आपको पता है कि प्राइमरी स्कूल ही जड़ होता है सारी एजुकेशन का। तब ऐसे कंडीशन में जरा सोचिए, जरा अपने आप इस तरीके से सोच के एक भर्ती के अभ्यर्थी से जरा दूर हटके इस तरीके से सोचिए एक इंसान की तरह कि कितना ज्यादा कष्ट होता है उन बच्चों को, जो बच्चे यहाँ पे दिन रात मेहनत करके 120 नंबर लेकर आते हैं और काउंसलिंग कराने जाते हैं और निराश होकर खाली हाथ वापस आना पड़ता है। क्या गुजरती है उन पर। तो गाइज ये काफी सोचनीय मुद्दा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ कहना ठीक नहीं बनता। आप खुद समझदार हैं, जिन चीज़ों को आप समझ सकते हैं आपको एक्स्ट्रा बताने की इसके बारे में कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ चलते हैं। जो हमारा आगे का टॉपिक है, आगे का बिल्कुल ये जो आप जैसा देख रहे हैं, ये जो एक कैंडिडेट है, इनके चेहरे पे आपने इतनी स्ट्रेस देखी है। ये मासूम चेहरा, ये मेहनत का चेहरा है, ये मेहनत कश लोगों का चेहरा है। और मेहनत कश लोग जब निराश होकर वापस आते हैं ना घर पे, तो कितना कष्ट होता है ये उन अभ्यर्थियों से पूछिए जो सेलेक्ट होकर काउंसलिंग सेंटर पे पहुंचे जरूर, लेकिन कोर्ट का फैसला आने के बाद, बीच में काउंसलिंग रुकने के बाद, काफी दूर ट्रेवल करने के बाद, अपने घर से जो थोड़े मोड़े पैसे थे वो अपनी पॉकेट में भर कर अपनी उम्मीदों के साथ, नई ऊर्जा के साथ जब काउंसलिंग करवाने गए थे, और जब ये निराशा लेकर वापस आए कि काउंसलिंग बंद हो गई है, स्टे लग गया है भर्ती पर, तो क्या गुजरी उन पर। अगर आप एक कैंडिडेट भर्ती में अपियर नहीं होते, एक इंसान की तरह सोचिए कि कितना कष्ट उठाना पड़ता है उन सब बच्चों को जिन्होंने दिन रात मेहनत करी थी, जिनका एकेडमिक खराब था, जो जानते थे कि मेरा एकेडमिक खराब है और मैं जब इस भर्ती में 120 नहीं लेकर आऊंगा या लेकर आऊंगी तो क्या हश्र होगा हमारे रिजल्ट का, क्योंकि हमें इस नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गाइस, इस भर्ती में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर हैं, जिन्हें इस नौकरी की हद से ज़्यादा ज़रूरत थी। कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रही थी, बहुत संघर्ष चल रहे थे। जब ये भर्ती कंप्लीट होने वाली थी तो उनकी आंखों में एक रोशनी सी जगी। पर जब ये भर्ती पर स्टे लगा तो 1.5 साल के लंबे इंतजार के बाद जो थोड़ा सा दिया जला था वो भी बुझने को आया। ज़रा सोचिए कितना कष्ट होता है जब कोई इंसान मेहनत से कोई काम करता है और उसका रिजल्ट और उसका जो फल मिलना होता है बार बार रुक जाता है। हालांकि आप इसे भर्ती का ग्रहण कहें या कुछ भी कहें, आप इसको जो नाम देना चाहते हैं वो दे। तो आज का जो हमारा सेंसिटिव टॉपिक है, जो सेंसिटिव वीडियो है, आई होप आप सभी को सुनने के बाद, देखने के बाद बहुत ज़्यादा विचलित कर सकता है, लेकिन गाइस ये जो सच्चाई है वो आप सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। तो हाई कोर्ट के फैसले के बाद तुरंत रोकी गई काउंसलिंग 11 बजे के बाद जब ये डेटा आया था कि भर्ती पर स्टे लग गया है, तो 12 बजे के बाद 12 बजे तक ये जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रिंट आउट, जो लेटर है वो पहुंचाया गया काउंसलिंग सेंटर्स पे, और तब अचानक भर्ती रोक दी गई। बच्चों में एकदम से कौतूहल मच गया कि आखिर हुआ क्या है, क्यों भर्ती प्रक्रिया या जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो रोकी क्यों जा रही है। कई लोगों के घर से फोन आए, कई लोगों के पेरेंट्स ने उन्हें बताया, कई लोगों के भाइयों ने, कई लोगों के दोस्तों ने बताया कि भर्ती पर रोक लग गई है। अच्छा, जिनका नहीं हुआ उन लोगों को थोड़ी सी राहत मिली, ठीक, लेकिन क्या ये राहत का विषय है।
अगर जो कोर्ट में केस चल रहा है 4 नंबर बढ़ने का, 4 नंबर बढ़ भी जाते हैं तो क्या इससे किसी का भला होगा? हाँ, शिक्षा मित्र का बहुत भला होगा, क्योंकि जो शिक्षा मित्र 90 पे पास नहीं थे, 4 नंबर मिले, 4 नंबर से वो पास हो गए और फिर वो 25 नंबर लेकर वहां पहुंच गए टॉप लिस्ट में। और जो बीटीसी बीएड वाले हैं, इनका खासा खामियाजा आप ही लोगों को भुगतना पड़ेगा, जो लोग इसके खिलाफ में याचिका डाल रहे हैं। तो ये बहुत सेंसिटिव मैटर है, आप इस पर गहराई से सोचें। अब यह लास्ट टॉपिक और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी है उन सभी बच्चों के लिए जो इस भर्ती में अपेयर हुए थे। 1.5 लाख बच्चे नहीं, वो सारे बच्चे जो इस एग्जाम में पास नहीं हो पाए, 4,10,000 बच्चे। क्या है बात? परीक्षा अधिकारियों पर गिरी गांज। परीक्षा अधिकारी जिन्होंने, जो बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी या बहुत ज़्यादा बड़े अधिकारी माना जाता है, जब बच्चे से गलती होती है तो उन्हें संशोधन का मौका नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर तो जब गलती बड़े अधिकारियों से हुई है तो अब ये प्रशासन की गलती कहें या प्रिंटिंग मिस्टेक कहें, जो भी गलती थी वो हो चुकी है और इसका सीधा असर उन बच्चों पर पड़ा है जिन्होंने मेहनत करी है। तो परीक्षा कराने वाली संस्थाओं पर उठे सवाल। क्यों सवाल उठे? सवाल इसलिए उठे हैं गाइस क्योंकि 150 प्रश्नों में से 3 प्रश्न ऐसे थे जो आउट ऑफ सिलेबस आए थे और 4 प्रश्न ऐसे थे जिनके 2 आंसर सही थे। तो क्या है ये प्रश्न पत्र कैसा था जिसमें बच्चे अपेयर तो हुए लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि हमें किस आंसर पर टिक करना है। जब वो 3 प्रश्न आए, जिनके पास नॉलेज थी, जिन्होंने हिंदी काफी डिटेल में पढ़ी थी, वो तो सही करके आ गए, पर उनका क्या? जिन्हें एक्सपेक्ट ही नहीं था, जिन्हें एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि इस टाइप के सवाल भी आने वाले हैं सिलेबस में। अब जरा वो कंडीशन सोचिए, ऐसा बच्चा जब क्लास में, जब एग्जामिनेशन हॉल में आता है, वो हिंदी के 3 प्रश्न ये देखता है, उसे लगता है कि यार उसे तो ये भी नहीं पता कि हमारे जो प्रश्न है आउट ऑफ सिलेबस है, वो उसमें अपियर होने लगता है। कहता है यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, ये कहाँ से आ गया। उसे तब भी कैंडिडेट को नहीं पता होता कि हम यहाँ जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो सच में कि हमारे सिलेबस का है। वो सोचता है यार मैंने ये चीज़ पढ़ी नहीं, मैंने तो इसे स्किप कर दिया था। ये बच्चों को तब पता चला सिलेबस आउट ऑफ, ये जो क्वेश्चन है आउट ऑफ सिलेबस है, जब ऊपर से आदेश आते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो आउट ऑफ सिलेबस ऐड कर दिए गए। जरा सोचिए वो कंडीशन। तो गाइस ये सेंसिटिव मुद्दे हैं जिन पर आप सभी को काफ़ी विचार करना चाहिए। ये वीडियो आप सभी को काफ़ी परेशान भी कर सकती है, लेकिन आप सभी को परेशान करना यहाँ पे मेरा मकसद बिल्कुल नहीं था। आप सभी को उजागर, आप सभी को जगाना था उन सभी छोटे मोटे मुद्दे से जो इस भर्ती से फंस रहे हैं। ये जो छोटे छोटे मुद्दे जिनकी वजह से हर कोई अपना हित सोच रहा है, ओबीसी अपना हित सोच रहा है, जनरल अपना सोच रहा है, सीएसटी अपना सोच रहा है, और जो बच्चे हैं जो पास नहीं है वो अपना हित सोच रहे हैं, शिक्षा मित्र अपना सोच रहे हैं, बीएड अपना सोच रहा है, बीटीसी अपना सोच रहा है। पर अगर आप इन सब से हट कर एक इंसान बनकर इन सब चीज़ों को सोचेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, जो हुआ चीज़ों को अब आगे कैरी करना चाहिए, अब इसे फंसाना नहीं चाहिए। क्योंकि आप जितना भर्ती को लेट करेंगे, भर्ती उतनी ही लेट होगी, और भर्ती लेट होने का मतलब नई वैकेंसी नहीं आएगी। नई वैकेंसी नहीं आएगी तो जो सिलेक्टेड है वो तो टीचर बनने से रहे, आने वाले जो बच्चे हैं वो भी टीचर नहीं बन पाएंगे। तो जो भी लोग इस भर्ती को रोक रहे हैं, ये अपने लिए खराब स्थिति पैदा कर रहे हैं। इन चीज़ों को काफ़ी गहराई से आप लोगों को सोचने की ज़रूरत है गाइस। तो आई होप आप लोगों ने इन चीज़ों को समझा होगा। और प्लीज़ मेरी बात का, अगर आप किसी को भी एक व्यक्ति को भी मेरी बात का अगर बुरा लगता है तो दोनों हाथ जोड़कर आप सभी से सॉरी बोलना चाहूँगी अगर मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो तो। लेकिन गाइस जो मैंने यहाँ पर बोला वो चीज़ें बिल्कुल सच है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। नहीं पसंद आती है तो फिर आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, पसंद आती है तो लाइक भी कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई मैटर ऐसा है जो गलत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर, लेकिन एक मर्यादित वे में आप चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्रेस करें, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है ना, यहाँ पे सब लोग आपको देखते हैं कि आप किस तरीके का आंसर कर रहे हैं। तो प्लीज़ उस चीज़ का ध्यान रखें, और प्लीज़ हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर आपको यूजफुल लग रही है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। बाय बाय।